Hello guys, what's up? I hope you all are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of General Science. जनरल साइंस का हमने जो टॉपिक उठाया था ये दो लाइंस जो हैं इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें से मैंने एक लेक्चर दिया था आपको, इसको फॉलो करो, ये सारे लेक्चर्स आपको कवर हो जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स, इसको 20-25 लेक्चर्स आ जाएंगे क्योंकि ये एक मेजर पोर्शन है, मेजर चंक है आपके सिलेबस का, मेजर पोर्शन। 10-15 मार्क्स आ जाते, किसी एग्ज़ाम में 10, किसी में 15, किसी में ज़्यादा भी होते हैं, बट ये एक मेजर पोर्शन रहता है सभी बच्चों के लिए। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ तक हमने किया था एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया था मैंने आपको, थर्मल पावर प्लांट्स में मैंने बताया था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्लासीफाई किया था हमने, ये भी हमने देखा था, ब्रीफ देखा था। उसके बाद मैंने एक ये सोलर एनर्जी आपको पढ़ाया था, लेकिन सोलर एनर्जी मैंने फोटोवोल्टिक सेल को बोला था, मैंने बोला था फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सिलिकॉन सोलर सेल्स। मैंने इसको बार बार स्ट्रेस दिया था। मैंने फोटोसेंसिस को भी रिलेट किया था कि मैंने बोला था कि सोलर रेडिएशन जब आ जाते हैं वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, लेकिन फोटोवोल्टिक सेल्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन किसके ज़रिए से? सोलर सेल्स में। उनमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं? सिलिकॉन होता है उसमें, सोलर सेल्स के अंदर। और यही क्वेश्चन आपके ही कमेंट में, आपने ही कमेंट किया है, एक लड़के ने लिखा है इसका बॉय बैग्स लिखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पढ़ा है, सो आपको पता चले कि कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस निकलते हैं। उनके मैंने देखा ही नहीं था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर केयू का, बट हाँ मैंने सिलेबस टॉपिक लिया है, मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया है। और यहाँ देखो, सोलर सेल्स आर सिंपली फोटोवोल्टिक डिवाइसेस that convert solar energy directly into the electricity and are manufactured from the second most abundant एलिमेंट इन द अर्थ's क्रस्ट। आपको बोलना है वो कौन से? वो हैं सिलिकॉन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन के रिलेटेड। मेरी बात समझ आ रही है? ये JKPSI का भी सिलेबस में आपको ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज मैंने आपको ये भी बताया था रिलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर के बारे में मैंने बताया था आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं विंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम विंड एनर्जी की बात करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, व्हेन लार्ज मासेस ऑफ एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन इट इज़ रेफर्ड टू एज विंड। जब एयर जो होता है मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल ये लोकेशन ए है और ये लोकेशन बी है, जब एयर मूव करता है फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, इसको हम विंड एनर्जी के नाम से जाना जाता है, या इसको हम विंड के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ एयर का मूव करना। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस विंड एनर्जी को ही कन्वर्ट हम कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में भी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे बताऊंगा किस तरीके से, बट इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि विंड का इस्तेमाल अगर आप करोगे उसको, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आपके पास ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको पानी बाहर निकालना है, ठीक है, नीचे से पानी को ऊपर लेकर आना है। तो दैट मीन्स आप इस विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से आप जो आप ये बोल सकते हैं विंड मिल्स रोटेट होते हैं इस विंड एनर्जी से, जिससे आप मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड इन रनिंग विंड मिल्स। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब विंड जो होती है ये मूव कर रही होती है ना, मोशन में होता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मीन जब विंड मोशन में होती है ना, आप देखो ना, जब विंड आती है तो आप भी फील करते हो ना, आप चल ही नहीं पाते हो उस विंड के साथ, ठीक है। विंड आ जाता है, वो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपके पास छाता होता है, वो भी आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, कि आपको एक एनर्जी आ रही होती है आपके अपोजिट डायरेक्शन में अगर विंड को चल रही होती है। मतलब विंड की जब स्पीड में हो तो उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और वही स्पीड, उसी विंड की वजह से क्या होता है, जो विंड मिल्स जो होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा विंड मिल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ये रोटेट करते हैं इसी की वजह से, विच आर यूज टू लिफ्ट वाटर, जिसकी वजह से फिर इन विंड मिल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर लिफ्ट हो जाता है ट्यूबवेल से, ठीक है। ग्रेन्स को आपको ग्राइंड करना होता है, उसको भी रोटेट अगर करना होगा वो विंड मिल्स के थ्रू ही होता है। लेकिन ये विंड मिल जो होती है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, वो आपको विंड से आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन आप विंड एनर्जी को इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हो? द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ विंड एनर्जी आर, इट इज़ यूज टू ड्राइव विंड मिल्स। मैंने आपको पहले बोला विंड मिल्स को चलाने के लिए, आपने देखा होगा मूवीज़ में भी दिखाते हैं,
ठीक है, कि विंड मिल्स ऐसे होते हैं और ये चल रहा होता है, ये जैसे व्हील जैसे चल रहा होता है, ये विंड की ही वजह से होता है। और फिर उसी को हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को क्या करने के लिए, पंप करने के लिए। ठीक है, वाटर लिफ्टिंग पंप्स में इस्तेमाल होता है। मिल्स जो होते हैं उनको उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोपेल सेल बोट्स। ठीक है, आपको पता है जो पानी, ये पानी हमारे पास है, ओशन है, इसमें बोट्स हमारे पास होते हैं जैसे। ठीक है, ये मैंने बोट जैसे बना ली यहाँ पर ऐसे। ठीक, बोट मैं अच्छे तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे ओशन बना, ये हो गया ओशन आपका। मुझे ये पानी है इसमें, अब इसमें मुझे बोट बनानी है, ऐसे मैं बोट बनाऊंगा। ऐसी बोट होती है ना, ये इसका कैनवास होता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, विंड आ जाते हैं और इस बोट को आगे आगे लेकर जाते हैं। ये विंड की डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखाई है, इसी को बोलते हैं सेल बोट्स। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू इंजन फेवर एरोप्लेन्स और ग्लाइडर्स इन एयर। आपको पता है इस विंड एनर्जी आप ग्लाइडिंग भी करते हो, एयर ग्लाइडिंग आप करते हो। ठीक है, जो एरोप्लेन्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, किसकी, इस विंड एनर्जी का। तो ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं ना, विंड एनर्जी का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले भी बोला, अभी मैकेनिकल पर्पजेज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं इसको। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी किस लिए चाहिए, आपको लाइट की ज़रूरत है, आपको हीट की ज़रूरत है। तो दैट मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करोगे, आपको लाइट भी मिलेगी, आपको हीट भी मिलेगी, वो भी हम विंड एनर्जी के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशंस को देखा है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को आप किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर पैनल्स के थ्रू आपको लाइट मिलती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, ये इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, कोई एयर पोल्यूशन, कोई वाटर पोल्यूशन, कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा जो होता है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि विंड जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, उस एनर्जी को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, विंड स्पीड डज नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज, क्योंकि विंड की स्पीड हमेशा नहीं होती। आप देखोगे एक किसी दिन विंड ज़्यादा तेज़ होती है, किसी दिन बहुत कम होते, और किसी दिन विंड होता ही नहीं है। तो ये इसके एक डिसएडवांटेज है। दैट मीन्स अगर आप जो विंड में लगाते भी हो किसी एरिया में, लेकिन वहाँ पर फिर उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लगा लिया और उस एरिया में विंड आती, विंड स्पीड है ही नहीं, या विंड्स आती नहीं है उस तरीके से कि जो उसको रोटेट कर पाए। तो ये बड़ा एक ड्रॉबैक है इसका। नीड्स अ लार्ज एरिया टू इरेक्ट सीरीज ऑफ विंड मिल्स। आपको एक बड़ा सा एरिया चाहिए जहाँ पर आप सीरीज ऑफ विंड मिल्स बना सकते हो। सीरीज ऑफ विंड मिल्स होते हैं, तो ये इसको एरिया काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए विंड मिल्स को लगाने के लिए। बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। आपको जो इस पर खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। द आउटपुट इज लेस, आउटपुट कम है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट है। जितना आप इस पर खर्चा करोगे उससे उतना फ़ायदा आपको नहीं फाइनली देखने को मिलेगा। खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन फ़ायदा कम देखने को मिलता है, आउटपुट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, क्यों, इसका मेन जो है वो यही है कि यूनिफॉर्म नहीं होता है ऑलवेज। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट अगर हम आगे देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करेंगे। हाइड्रो का मतलब पानी। ठीक है, जो ऐसे पावर प्रोजेक्ट जो पानी के ऊपर चलते हैं, इनको बोला जाता है हाइड्रो पावर प्लांट्स। इतनी ही इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नीट वालों को लगता है वो इन्फॉर्मेशन। आपको जो है एक जनरल स्टडीज़ बोलते हैं इसको, जनरल एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन उतनी कम इन्फॉर्मेशन भी नहीं कि आप क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बात? इसीलिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो है ये इंपॉर्टेंट है ये साइंस का सिलेबस में। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे हम व्हेन द वाटर फ्लोज इन ए रिवर इज स्टोर्ड इन ए हाई राइज डैम। जब हम वाटर फ्लो कर रहा होता है ना, आपको पता है वाटर जो होता है ये फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, रिवर्स के थ्रू, और फिर इसी वाटर को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डैम बनाया और ये पानी इसमें स्टोर होता गया इन ए हाई राइज डैम एंड अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द डैम। और ये क्या किया हमने, इस डैम में पानी स्टोर हुआ। अब ये जो है ये पानी जो होता है इस डैम से, अब ये निकलेगा यहाँ से, इसको हम क्या करेंगे, फॉल करेंगे इस पानी को। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या होता था, वाटर रशेस डाउन विथ ए ग्रेट फोर्स। डेफिनेटली अगर किसी हाइट से आप वाटर को छोड़ देते हो, आप देखो ना खुद, जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरिजिन जो है वो हिल से है। ठीक है,
वो क्या बोलते हैं माउंटेन से आप बोल सकते हो, तो उससे क्या जो उनकी स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से यहाँ पर बोला जाता है जब वाटर रश करता है, ठीक है, डाउन नीचे आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से फोर्स का ज़्यादा होता है, विच कैन बी यूटिलाइज टू ड्राइव ए लार्ज वाटर टर्बाइन। जिससे आप क्या करते हो, जब यहाँ पर डैम है, यहाँ पर पानी है और इस पानी को छोड़ा यहाँ पर, और इस वाटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर आपने क्या रखा होता है, टर्बाइन। टर्बाइन के ब्लेड्स होते हैं, कुछ इस तरीके से ब्लेड्स होते हैं, आपने अगर देखा होगा 10th में आपने पढ़ा होगा सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, ये टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है। और जब टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है, दीज टरबाइंस आर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। उसके बाद इन टरबाइंस को हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर के साथ, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, और जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इस प्रोसेस में, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हाइड्रो पावर भी बोला जाता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो, ये मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन दिस प्रोसेस टर्म्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हाइडल पावर के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखोगे, इन फैक्ट द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है ना, वाटर होता है, ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास क्या बोलते हैं, उसका वाटर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है, वाटर होता है स्टोर होता है वाटर, ठीक है। आप बोलोगे रेस्ट में होता है पानी, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इसको किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, किसको, पानी को। जब पानी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, उसको नाम दिया जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और उसके बाद जब वो हाइट से ड्रॉप होता है, उसमें क्या होती है, वो मोशन में आता है, उसका फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पानी किसी हाइट पे होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो मोशन में आ जाता है, और फिर उसी को हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और ये पूरी प्रोसेस देखने को मिलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बताओ कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपको बोलना है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर की, वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और फाइनली फिर हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। It is the most conventional renewable source of energy obtained from water falling from a great height. ये एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, जो आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल, इसको एक्सटेंसली यूज़ किया जाता है। मैंने आपको कल बोला था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन कन्वेंशनल मतलब है कि जिसको आप एक्सटेंसली यूज़ करते हो, ठीक है, फ्रॉम वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, वाटर को किसी हाइट से हम ड्रॉप करते हैं। इट इज़ ए क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, वाटर से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द वाटर फ्लोइंग इन हाई ऑल्टीट्यूड रिवर्स। डैम्स को कलेक्ट किया जाता है क्योंकि वाटर अगर फ्लो कर रहा है रिवर्स के थ्रू, अब उसको वाटर को हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर भी तो करना पड़ता है। उसके लिए हम डैम्स को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उन रिवर से जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे चल रहे होते हैं। और फिर हमारा डैम भी रहेगा हायर ऑल्टीट्यूड पे, फिर उसी डैम से भी पानी निकल के आएगा ना हायर ऑल्टीट्यूड से, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। द स्टोर्ड वाटर हैज़ ए लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस स्टोर्ड वाटर के पास काफ़ी पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी ऑल्टीट्यूड पे होगा ना, किसी हाइट पे हम ये इस डैम को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड रिवर है, तो उसी रिवर के ऊपर ही डैम हम बनाएंगे, जिसकी वजह से फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब टरबाइन रोटेट होता है। टरबाइन रोटेट होने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वही है, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, विच रोटेट्स द टरबाइन एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इससे क्या एडवांटेजेस है हाइड्रो पावर के, आपको रेडीली अवेलेबल है, आपके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी है, आपको पानी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, इको फ्रेंडली है, विदाउट एनी पोल्यूशन, डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट इज रिन्यूएबल। आप इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैटेगरी में डालते हो। एज वाटर इटसेल्फ इज ए रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। वाटर रिन्यूएबल है क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं है, पानी जो है हमें मिलता रहता है।
चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, पैसा नहीं लगता इसमें, ठीक है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्टली इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई कॉस्टली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कंस्ट्रक्शन जो डैम्स की हमें करनी पड़ती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑल रिवर्स। दूसरा ये है कि जो भी हम डैम्स बनाते हैं ये सभी रिवर्स पे पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, डैम्स हम उन्हीं रिवर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड रिवर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होता है। ये नहीं कि कोई भी रिवर देखा और उसी रिवर पे बना लिया डैम, नहीं, क्योंकि वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं। लार्ज एरिया ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एग्रीकल्चर फील्ड्स गेट सबमर्ज्ड। आपको पता है जिस एरिया में जिस रिवर पे इसको बनाया जाता है, अगर उस एरिया में आपको कोई कम्युनिटी रहती है, पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो ह्यूमन हैबिटेशन क्या होता है, वो सबमर्ज हो सकता है इस डैम के थ्रू। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ जो एग्रीकल्चर फील्ड फ्लड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पीपल फेस सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लोग फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका एग्रीकल्चर का भी लॉस होता है, यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, सबमर्ज होता है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो ठीक है, जो अर्थ से हमें हीट मिलती है और उसको एज ए एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं और इसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी इज़ द हीट ऑफ द अर्थ एंड इज़ द नेचुरली ऑकरिंग थर्मल एनर्जी। ये नेचुरली पाया जाता है अर्थ के अंदर, ये नहीं कि हमारी वजह से ज़मीन गर्म होता है, नहीं, ये ऑलरेडी हीट होती है अर्थ के अंदर। फाउंड विद इन द रॉक फॉर्मेशन एंड द फ्लूइड हेल्ड विद इन दोज फॉर्मेशन। आपको पता है सॉइल के अंदर रॉक्स है, और जब रॉक फॉर्मेशन होती है तो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है अर्थ के अंदर। एवरी हार्नेस्ड, ठीक है, सॉरी, एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन इज कॉल्ड एज जियो एनर्जी। जो एनर्जी हम हार्नेस करते हैं फ्रॉम द हीट ऑफ द, ये सन नहीं है, ये अर्थ होना चाहिए, यहाँ पर ये अर्थ होना चाहिए। जो भी हम एनर्जी को हार्नेस करते हैं फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ, अर्थ की हीट की वजह से इसको इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि अर्थ की हीट जो होती है उससे हम थर्मल जियो थर्मल एनर्जी कंसिडर करेंगे। मैग्मा इज फॉर्मड व्हेन दिस हीट मेल्ट्स द रॉक्स। ठीक है, मैग्मा बनता है जब ये हीट क्या करता है, रॉक्स को मेल्ट करता है। ठीक है, द रॉक्स एंड हॉट गैस आर कॉल्ड एज मैग्मा। आपको पता है जब भी हमारे पास जो भी रॉक्स हीट अप हो जाते हैं, डेफिनेटली सनलाइट पड़ती है, अर्थ हीट अप हो गया, अर्थ के हीट होने से क्या हो जाता है, रॉक्स हीट हो जाते हैं। रॉक्स हीट होने का मतलब ये है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं हॉट गैसेस में, और उसके बाद क्या हो जाता है, मैग्मा बनता है। तो अर्थ के इनसाइड आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्मा आपको देखने को मिलेगा। द मैग्मा गेट्स कलेक्टेड एट सम डेप्थ बिलो द अर्थ, अर्थ के अंदर ये कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दीज प्लेस आर कॉल्ड एज हॉट स्पॉट्स। मतलब हॉट स्पॉट्स का मतलब होता है ये ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं अर्थ के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ क्या होते हैं, आप बोल सकते हो हॉट होते हैं, काफ़ी हीट होते हैं इन जगहों में, जिनको बोला जाता है हॉट स्पॉट्स। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद दीज हॉट स्पॉट्स, और हमें पता है कि अर्थ के इनसाइड पानी भी हमें देखने को, वाटर टेबल है, पानी है, और इन हॉट स्पॉट्स के आसपास जब ये पानी आता है, मुझे ज़रा बोलो वो पानी क्या होगा, वो गर्म होगा, उसको इतना टेम्परेचर मिल जाता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप पानी रखते हो गैस के ऊपर, फिर टेम्परेचर देते हो, एक टाइम ऐसा आता है ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो अर्थ, जो रॉक्स, हॉट रॉक्स होते हैं या हॉट स्पॉट्स अर्थ के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, और हमें पता है अर्थ के अंदर पानी भी होता है। वो पानी जब उन एरियाज़ में आ जाता है, या उन एरियाज़ में जो भी पानी होता है हॉट स्पॉट्स के एरियाज़ में, वो हीट अप हो जाता है, उसको हाई टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी स्टीम को हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। मेरी बात समझ आ गई? एक सेकेंड। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ से हमें, अर्थ की हीट की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है, इसकी क्या डिसएडवांटेज? ओनली ए फ्यू साइट्स आर अवेलेबल फॉर हार्नेसिंग एनर्जी। कुछ ही साइट्स हमें मिलती हैं अर्थ के ऊपर जहाँ से हम इस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, तो हर जगह पर पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंस जो है काफ़ी इसमें खर्चा आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दैट इज़ ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी, जो ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, जो ही उसके बाद कम से कम मैं 20 से 30 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा,
जिससे आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ओशन एनर्जी की बात करेंगे, द ओशन एक्वायर्स ऑलमोस्ट 71% ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ। आपको पता है ये अगर हमारे पास अर्थ सरफेस है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें एक तो लैंड देखने को मिलता है 30% आप बोल सकते हो या 29% बोलो, और आपको 71% ऑफ वाटर आपको देखने को मिलता है। और ये किसके फॉर्म में, जनरली आपको पता है ओशंस, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, एंटार्क्टिक है। तो पूरा लैंड जो हमारा, पूरा अर्थ जो हमारे पास है, ये किससे भरा हुआ है, आपको पता है पानी से भरा हुआ है। द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम डिड नॉट एक्ट एज ए बिग कलेक्टर ऑफ सोलर हीटिंग एनर्जी। जो हमारे पास ये वाटर प्रेजेंट है, जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर है, जो हमें ये काफ़ी अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, डिड नॉट एक्ट एज ए बिग कलेक्टर ऑफ सोलर हीट एनर्जी। ये सोलर हीट एनर्जी को कलेक्ट नहीं करता है, बट ऑल्सो, ठीक है, in them did not act as a big collector of solar but also store large amount of it due to its high specific heat। लेकिन ये क्या करता है, ये स्टोर करता है जो भी हीट आती है, सन की हीट आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये वाटर, और उसके बाद क्या हो जाता है, इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा स्पेसिफिक हीट ज़्यादा लैंड की है या स्पेसिफिक हीट ज़्यादा ओशंस की है, आपको बोलना सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट ओशंस की है। तो ओशन का मतलब ये है कि ये स्लोली हीट भी होता है और ये स्लोली कूल भी होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। अगर अर्थ देखोगे ये जल्दी से हीट भी होता है और जल्दी से हीट को लूज भी करता है, मतलब कूल भी हो जाता है। तो स्पेसिफिक हीट पानी का ज़्यादा है, ये पता होना चाहिए आपको। दस ओशन वाटर कैन बी यूज्ड एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओशन वाटर को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द मेन फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी आर डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है, OTE से क्वेश्चन आपका बनता है। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें ओशन से मिलते हैं। ओशनिक थर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब ओशन का हीट होना। मैंने आपको बोला पहले स्पेसिफिक हीट इसकी ज़्यादा होती है। ओशन जब हीट होता है वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, जिसको ओशनिक थर्मल एनर्जी। द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डीपर लेवल्स एंड द सरफेस ऑफ एन ओशन इज कॉल्ड ओशनिक थर्मल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ओशन बना दिया, ये ओशन का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस आ गया ओशन का, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ सरफेस, और ये डेप्थ हो गई ओशन की, डेप्थ हो गई ओशन की। सपोज यहाँ पर आप टेम्परेचर बोलोगे सर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लिया यहाँ पर 15 डिग्री किस पे, सरफेस पे, और यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर टेम्परेचर जो है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 नहीं, आप बोलोगे सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री का मतलब मेरा कहने का कम टेम्परेचर है। तो सरफेस का टेम्परेचर और जो डेप्थ का टेम्परेचर आप डिफरेंस देखोगे, ये 10 डिग्री का आ रहा है। तो दैट मीन जो भी टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है डीपर वाटर और सरफेस वाटर पे, इसी को हम बोलते हैं ओशनिक थर्मल एनर्जी, और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी ही है OTE। आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ सर समझ आ गया है। ओशन टाइडल एनर्जी का मतलब क्या होता है, द राइज ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून इज रेफर टू एज हाई टाइड एंड इट फॉल्स एज ए लो टाइड। यहाँ पर आप देखो ये मेरे पास एक ओशन है, इस पॉइंट को आप देखो ये ओशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइड्स आ जाती है, ये आपको एक टाइड आ गई है, ठीक है, ये टाइड आ गई। अब इस टाइड का राइज हो गई, ये टाइड राइज हो गई, कहाँ से कहाँ तक, ये टाइड अगर इसको लाइन में ड्रॉ करूँगा यहाँ से यहाँ तक आ गई, टाइड जो होती है ये राइज होगी, और यहाँ पर टाइड जब राइज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये टाइड जो होती है ये फॉल भी होती है। टाइड का राइज होना और टाइड का फॉल होना, ये क्या होता है, एक बनती है हाई टाइड और हमें बनती है जो ही टाइड फॉल करते हैं इस बेस लेवल से, और ये क्या बनती है हमारे पास लो टाइड होता है। अब क्वेश्चन है सर टाइड्स कैसे बनते हैं, क्यों ये ओशन राइज होता है, ओशन वाटर जो होता है अगर ये ऐसे था, ये यहाँ पर क्यों राइज हो गया, क्यों फॉल हो गया, क्यों राइज हो गया। इसके पीछे रीज़न है कि अट्रैक्शन ऑफ मून, मून का अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि मून अर्थ ओशन कहाँ पर है, अर्थ के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जब मून की अट्रैक्शन आ जाती है इसकी वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। मेरी बात समझ आ रही है। द एनॉर्मस मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू हाई एंड लो टाइड प्रोवाइड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब क्या होता है, जब ये मूवमेंट होता है वाटर का, एक हाई टाइड और दूसरा आपके पास लो टाइड आता है,
प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं ओशनिक टाइडल एनर्जी। ओशनिक थर्मल एनर्जी का मतलब सरफेस टेम्परेचर और बॉटम वाटर जो है उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हो गया OTE। और ओशनिक टाइडल एनर्जी का मतलब जो राइज होता है ओशन वाटर का, ठीक है, मून के अट्रैक्शन की वजह से, जिससे क्या होता है हाई टाइड और लो टाइड बन जाती है। और इस मूवमेंट की वजह से हाई टाइड और लो टाइड की वजह से क्या होता है एनर्जी रिलीज हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम ओशनिक टाइडल एनर्जी। दिस टाइडल एनर्जी कैन बी यूटिलाइज बाय कंस्ट्रक्टिंग ए टाइडल बैरेज और डैम, इसकी वजह से हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो कैसे होता है एक्चुअली। ये है ओशन, ये आ गई यहाँ पर टाइड ऐसे से, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बना लिया इसको, क्या बोलते उसको, डैम बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पानी क्या करता है, ये पानी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि टाइड उठ गई तो यहाँ पर हमने पानी आ गया। जो ही पानी आ गया यहाँ पर, मेरी बात समझ आ रही, पानी जब यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर क्या होता है, पानी स्टोर होता है, लेकिन ये पानी वापस भी निकलता है। तो पानी ऐसे आ गया और ऐसे वापस जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डैम में हमारे पास टरबाइन होता है, टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम पानी को कलेक्ट करते हैं और पानी वापस भी चला जाता है ओशन के अंदर। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं ओशनिक टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि ये हम ओशन वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी के फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म। तो पहला जो था आपका, आपको पता है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो पहला क्या था हमारा, एक्चुअली हम ओशन एनर्जी पढ़ रहे थे और ओशन एनर्जी को मैंने बोला है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी। ओशन थर्मल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओशन टाइडल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और थर्ड हमारे पास सी वेव एनर्जी, क्योंकि सी के अंदर वेव्स उठते हैं, ओशंस के आपका अंदर टाइड्स देखने को, सी में जाओगे तो वेव्स आ जाएंगे। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाई स्पीड वेव्स, वेव आ जाए तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसको बोला जाता है सी वेव एनर्जी। मतलब वेव्स आ जाती है, लेकिन अब उसकी एनर्जी कैसे हम बोलेंगे, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट दीज हाई स्पीड वेव्स हैव ए लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बोला, स्पीड का मतलब मोशन, मोशन को रिलेट करता है। तो जब मोशन ज़्यादा होते हैं मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एसोसिएटेड विद देम, विच कैन बी यूज टू ड्राइव डायनामो, जिसकी वजह से हम डायनामो को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, उस डायनामो क्या करता है, डायनामो का रोल होता है, जो भी ये काइनेटिक एनर्जी होती है वेव की, ये किस में कन्वर्ट करते हो आप, ये कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर डिटीरियम ऑफ ओशंस, ठीक है, न्यूक्लियर डिटीरियम, ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास H और H होता है, ठीक है, और इसी को आप जोड़ोगे क्या बनेगा, H2 बनता है। आप हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जोड़ते हो तो H2 बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर डिटीरियम ऑफ ओशंस। अब ये समझिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, द ओशन वाटर कंटेन्स एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप्स। मैंने आपको पहले बोला H प्लस H मैंने बोला, और यही H2 होता है, ठीक है। तो जो ओशन वाटर है, क्योंकि वाटर है तो वाटर किसका बना है, H2O। जरा इसको तोड़ो, ये बन जाएगा H प्लस O, यही तो वाटर है ना, यही तो वाटर है ना। और H2 मिल जाता तो डिटीरियम बन जाता है। H3 हो जाएगा तो ट्राइटियम इसको बोला जाता है। H खुद है तो अकेला H तो हाइड्रोजन कहा जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ओशन वाटर जो है इसमें बहुत ज़्यादा हैवी हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, और उन आइसोटोप्स को ही नाम बोला जाता है डिटीरियम, विच इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग वन न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसमें एक ही न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट्स आर वर्किंग हार्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय कैरिंग द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन ऑफ डिटीरियम आइसोटोप। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जिनको बोलते हैं डिटीरियम, साइंटिस्ट की काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है कि वो चाहते हैं कि हम इससे क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, फिशन रिएक्शन के जरिए से। दिस प्रोसेस स्टिल इन इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टेज, अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, इसलिए यहाँ पर आपको लिमिटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ओशन में एक और चीज़ होती है, वो क्या है, वो है आपको पता है ओशन साल्टी होता है, साल्टी होता है। अगर आप देखो ये ओशन है, मैंने आपको पहले बोला था सरफेस वाटर होता है, फिर नीचे एक और लेयर आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी, डीप वाटर होता है। यहाँ की सैलिनिटी सपोज S1, यहाँ पर S2, यहाँ पर S3, यहाँ पर S4 और बॉटम में S5 सपोज लिखता हूँ मैं, S5 मैंने लिखा। मतलब क्या है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, सैलिनिटी ग्रेडियंट। जो आप सेलाइन वाटर आप बोलते हो ना, मतलब जो साल्टी वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है।
तो ये सारे ओशन में एक जैसा नहीं देखने को मिलता, सरफेस पे अलग देखने को मिलेगा, उसके नीचे आओगे एक और चीज़ बॉटम पे अलग तरीके से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इस डिफरेंस को आप सैलिनिटी डिफरेंस बोलते हैं। सपोज यहाँ पर सैलिनिटी का वैल्यू सपोज रखता हूँ मैं 10, यहाँ पर मैं सपोज रखता हूँ सैलिनिटी का यहाँ पर 25, तो डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 15। अब 25 के बाद मैं 30 रखता हूँ, यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, आप बोलोगे 5। फिर मैं रखता हूँ 45, कितना डिफरेंस आ गया, आप बोलोगे सर 15 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर 15 आ गया, इसको बोलते हैं हायर ग्रेडियंट, ये ज़्यादा ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 5 का डिफरेंस, ठीक है। ग्रेडियंट समझ में आ गए, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर मैंने आपको सपोज 16 लिखा, डिफरेंस कितना आ गया 6 का, ये हो गया ग्रेडियंट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज यहाँ पर 20 लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 8, कितना आ गया 12, तो यहाँ पर ग्रेडियंट फिर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट है, मैंने आपको पहले बोला विंड जब मूव करती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर सपोज मैं रखता हूँ 100, लो प्रेशर रखता हूँ मैं 80, डिफरेंस कितना आ गया सपोज 20। इस तरीके सपोज मैं रखता हूँ हाई प्रेशर 100, लेकिन लो प्रेशर में क्या रखता हूँ, सपोज मैं रखता हूँ 30, तो डिफरेंस कितना आ गया 70। लेकिन दैट मीन जहाँ पर ग्रेडियंट डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ पर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जहाँ पर ग्रेडियंट ज़्यादा विंड की वेलोसिटी, क्योंकि गैप कम है, यहाँ पर जो है डिफरेंस ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा मतलब हायर ग्रेडियंट आपको देखने, ज़्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सैलिनिटी लेकिन ग्रेडियंट हमें सी में देखने को मिलता है, वो भी हमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखने को मिलता है। द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द साल्ट इन द वाटर ऑफ द 2 और मोर सीज इज कॉल्ड ए सैलिनिटी ग्रेडियंट। दो से ज़्यादा सीज, इसने सीज को कंपैरिजन किया, ये एक सी एक है, ये दूसरा सी है, ठीक है। तो यहाँ पर साल्ट अलग होगा, साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी, लेकिन अगर ये पानी पियोगे यहाँ पर आप देखोगे नहीं सर ये इतना साल्ट ही नहीं है। सपोज ए वाला जो वाटर बॉडी है और बी वाला वाटर बॉडी है, आप जब इसका पानी पीते हो आप बोलते सर ये ज़्यादा साल्टी है, लेकिन यहाँ पर पीते हो आप बोलते सर ये कम साल्टी है। तो जब आप इसको डिफरेंस क्रिएट करते हो, सपोज यहाँ जो है साल्ट कितना है 100 और यहाँ पर कितना है आप बोलोगे 80, तो यहाँ पर डिफरेंस 20 आ गया, और इसी को आप ग्रेडियंट के नाम से बोलते हो। कॉन्सेप्ट मैंने लेयर्स के फॉर्म में भी आपको बताया था, ठीक है। वो एक्चुअली जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वहाँ पर हमें वो पढ़ना पड़ता है, ओशंस का डिफरेंस जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस और सैलिनिटी डिफरेंस एक ओशन का। दिस सैलिनिटी ग्रेडियंट is nowadays used to obtain energy with the involvement of suitable techniques। और इस ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, इस डिफरेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ से भी हम एनर्जी को हासिल करते हैं। एनर्जी फ्रॉम सी वेजिटेशन एंड और बायोमास, ठीक है। एनर्जी कहाँ से, सी वेजिटेशन से, जो कि सी के अंदर जो भी वेजिटेशन होती है, आपने पढ़ा होगा वीड्स आपने पढ़ा होगा, ग्रासेस, सी ग्रासेस आपने पढ़ा होता है, फंगई होती है, ठीक है, एल्गी होता है, बहुत सारे, मतलब ये जनरली वेजिटेशन की बात करें, आपको पता है बहुत सारे वाटर में क्या होता है, सी में बहुत सारी चीज़ें देखने को, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेजिटेशन की बात कर रहे हैं जो कि सी के अंदर होता है, और उससे भी एनर्जी हम हासिल करते हैं। कैसे, सी वेजिटेशन और बायोमास जिसको बोला जाता है, उसको जनरली हम बायोमास के नाम से जाना जाता है, इज अनदर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिकॉज द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सी वीड्स प्रेजेंट इन द सी वाटर प्रोवाइड्स एन एंडलेस सप्लाई ऑफ मीथेन फ्यूल। यहाँ से आपको क्या मिलता है, जो भी सीवीड्स प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, सी के अंदर, यहाँ से आपको मीथेन मिलेगा। और आपको पता है मीथेन भी आप इस्तेमाल करते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि इसकी किस किस का बना होता है आपको पता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन के बने होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ओवरऑल हमें ये समझना है, हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, और उसको हम मीथेन फ्यूल के नाम से जाना जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इस एनर्जी का, यूनिफॉर्म टाइडल एक्शन इज नॉट सीन, यूनिफॉर्म टाइडल एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। अगर सीवीड्स होते हैं ना ओशन के अंदर, फिर अगर टाइड है, सपोज ये ओशन है, ये ओपन ओशन है, कोई सीवीड नहीं है, टाइड जो आ जाएगा वो अच्छे तरीके से बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये ओशन ले लो, यहाँ पर अब यहाँ पर सीवीड्स हैं, टाइड जो है डिसरप्ट हो जाएगी, एक यूनिफॉर्म टाइड नहीं बन जाएगी, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। समझ आ गया। कल हम देखेंगे बायोमास क्या है और बाकी चीज़ें, बायोगैस, बायो प्लांट, एडवांटेज, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, एडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी के कॉन्सिक्वेंसेज, ये सारे फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी में सारी चीज़ें आती है। कन्वेंशनल सोर्स, फ्यूल, कोल की बात करेंगे, पेट्रोल, ठीक है, रिन्यूएबल में देखेंगे हाइडल एनर्जी, ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, बायोमास,
बाई गैस विंड एनर्जी। अच्छा ये हो गया। लिमिटेशंस क्या है कन्वेंशनल सोलर, अच्छा ये डबल इसमें ये हो गया। अच्छा सोलर कुकर, सोलर पैनल, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ओटी ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। न्यूक्लियर एनर्जी ये भी आपको मैंने बोला है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हमारा रहता है इसमें, ठीक है। तो ये जनरली जब कंटेंट में बना रहा था तो इसको डबल ही हो गया होगा पेस्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात सारी समझ आ रही। कल एक लेक्चर लगेगा इसके ऊपर, फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे, कम से कम 1-2 लेक्चर्स में क्वेश्चन करेंगे, जिससे ब्रॉडर परस्पेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो यस सर, यस सर, यस सर लिखो आप। थैंक यू सो मच।